हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कुचिया और आज हम बात करेंगे गेट 2025 के मैकेनिकल के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, तो हमने पहले पार्ट्स में कुछ क्वेश्चंस को हमने देख लिया था जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट थे और कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम ऐसे ही एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं और जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो थ्योरी बेस होते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, ये इस टाइप से एक टैंक दिया हुआ है। क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना, तो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर एक स्टेरर डाल दिया है। अब हमें क्या क्या बताया हुआ है, ये पूरा इंसुलेटेड है। ये टैंक जो है वो इंसुलेटेड है। टैंक हमारा इंसुलेटेड रहेगा। ये हमारा स्टेरर है, इसको हमने एक्सटर्नल पावर दे के रखी है और ये स्टेरर जो है वो इसी मीडियम के अंदर, इस बॉक्स के अंदर रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब ये हमें बस दिया हुआ है इतना ही। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। इसके अंदर एयर है, हमसे पूछा गया है इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो जो ऑप्शन है उनमें बेसिकली क्या बोल रहे हैं, एंथैल्पी एच, एयर की एंथैल्पी के बारे में और एयर की एंट्रोपी के बारे में पूछा गया है। मतलब एंथैल्पी इंक्रीज होगी या नहीं होगी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, या एंथैल्पी इंक्रीज होगी एंट्रोपी इंक्रीज नहीं होगी। ऐसे रिलेटेड हमारे पास में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ऑप्शन को चूज करना तो चुटकियों का काम है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं इसमें हो क्या रहा है बेसिकली। तो अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले हमें देखने से पता चल रहा है ये हमारा क्लोज सिस्टम हो गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर एयर है, स्टेरर डाल के रखा हुआ है। मीन्स अगर हमारा ये इंसुलेटेड सिस्टम है तो इंसुलेटेड, इफ इट इज सिस्टम इज इंसुलेटेड देन नाइदर हीट विल कम आउट और नाइदर हीट विल गो आउट। ओके, सो क्या होगा इसमें, जो Q होगा, Q का एक्सेंस क्या हो गया, 0 हो गया। मीन्स सिग्मा Q इक्वल टू में 0। अगर हमारे पास में क्लोज सिस्टम है तो हमारा क्या पता है, सिग्मा Q इज इक्वल टू में DU प्लस के सिग्मा W। ओके, तो सिग्मा Q क्या हो गया, 0 हो गया। कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसलिए सिग्मा Q इक्वल टू 0। ठीक है, अब DU प्लस सिग्मा W। अब सिग्मा W क्या है यहाँ पे, सिग्मा W जो एक्सटर्नल वर्क है वो क्या, हम क्या कर रहे हैं, वर्क को दे रहे हैं या हमें मिल रहा है। वर्क हमें मिल रहा है, एक्सटर्नल वर्क हमें मिल रहा है। तो हमें क्या पता, वर्क का साइन, वर्क का हमें पता होना चाहिए साइन के बारे में। अगर हम वर्क एक्सटर्नली देते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, वर्क कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू में DU माइनस सिग्मा W। ठीक है, इसको हम सिग्मा W बोल सकते हैं या मैं इसको DW बोल देता हूँ। क्लियर, तो DU बराबर में क्या होगा, U2 माइनस U1। अब मैं माइनस DW को इस तरफ ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस DW हो जाएगा। तो अब हमें क्या पता चल रहा है, U2 माइनस U1 बराबर DW। और जो वर्क है वो क्या है, पॉजिटिव वर्क है, क्योंकि हम जो वर्क दे रहे हैं वो क्या, कुछ पॉजिटिव है। तो इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। भले साइन जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन होने की वजह से हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। जब इक्वल टू साइन के अदर साइड में गया तो ये पॉजिटिव में हो गया। तो U2 ग्रेटर देन U1 हो गया। हमने एक फार्मूले से, इस चीज़ से हमने ये तो इंटरप्रेट कर लिया, हमारा क्लोज सिस्टम था, क्लोज सिस्टम का फार्मूला लगा दिया, इंसुलेटेड है, और ये सारी चीज़ें करके हमने U2 ग्रेटर देन U1 कर दिया। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है, हमें एंट्रोपी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो एंट्रोपी के बारे में हम क्या करेंगे, अब हम एंट्रोपी पे आते हैं। तो क्लोज्ड इंसुलेटेड तो रहेगा ही रहेगा सिस्टम हमारा। तो एंट्रोपी के हमारे 2 फार्मूले हैं। तो हम एक नॉर्मल फार्मूला लगाते हैं, DS, है ना। DS बराबर है, S क्या है, प्रॉपर्टी है, इसलिए D आएगा, है ना। DS इक्वल टू में M, हमारा कैसा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है। तो क्लोज सिस्टम है और क्लोज सिस्टम के साथ में हमें क्या पता है, इसका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो हमारे लिए जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, mCV ln T2/T1 प्लस mR ln V2/V1।
ये हुआ। अब इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? 0 हो जाएगा। क्लियर? तो हमारा क्या होगा? ds बराबर में, ds को क्या लिख सकते हैं? S2 माइनस S1 m CV ln T2/T1। क्लियर? अब हमारा इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट कंडीशन जब स्टार्टर नहीं चल रहा था, सेकंड कंडीशन जब हमने स्टार्टर चला दिया, उसको वर्क दे दिया, तब हमारा ये इतना U2 हो गया। क्लियर? पहले एयर का वॉल्यूम कितना था? V1 था, और अभी कितना है? V2 है। ये तो बराबर है, ये तो बराबर है। ठीक है? अब P1 और P2, T1 एंड T2। अभी देखो U2 ग्रेटर देन U1 है। U2 बराबर क्या होता है? M CV T2 ग्रेटर देन M CV T1। तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया? T2 ग्रेटर देन T1 है। ठीक है? T2 इज ग्रेटर देन T1। तो हमारे पास में क्या होता है? PV अपॉन T इक्वल टू में PV अपॉन T। VV इक्वल है P1 P2 T1 T2। अब T2/T1 बराबर में P2/P1। T2/T1 क्या है? 1 से बड़ा है, तो P2/P1 भी क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास में रिलेशन आ गया। T2/T1 क्या है? 1 से बड़ा है। अब ln में अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो क्या होगा? ln की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव में आएगी। ln की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव में आएगी। तो S2 माइनस S1, इसकी वैल्यू क्या आएगी? कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। हमें वैल्यू नहीं पता, लेकिन हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं S2 विल बी ग्रेटर देन S1। तो हमारे पास में दो हम कंक्रीट कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एक तो ये वाला कंक्लूजन निकाल दिया, और दूसरा कंक्लूजन ये वाला निकाल दिया। अब हमारे पास में ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं एंथैल्पी ऑफ एयर इंक्रीजेस वाइल एंट्रोपी ऑफ एयर रिमेन्स सेम। एंट्रोपी ऑफ एयर रिमेन्स सेम है? नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकंड है बोथ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ एयर रिमेन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट रहेगा क्या? नहीं रहेगा। थर्ड ऑप्शन है बोथ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ एयर इंक्रीजेस। तो एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी विल इंक्रीज। तो देखो हमने यहाँ पे U2 ग्रेटर देन U1 कर लिया। हमने क्या प्रूव कर दिया? T2 ग्रेटर देन T1 है। तो जो एंथैल्पी है H2 और H1 वो क्या है? M CP T और M CP T1। गैस के लिए जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर CP, वो सेम रहेगा। तो अगर T2 T1 से बड़ा है तो एंथैल्पी भी इंक्रीज हो रही है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा राइट है। सो बोथ द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ एयर विल इंक्रीज। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कैसे करना है। लेकिन एक बार आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंपल उसी इंटरप्रिटेशन को यूज़ करना है, और जो स्टैंडर्ड फार्मूले उनसे आपको चीज़ों को इंटरप्रेट करना है। तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि हमें एक साइकोमेट्रिक चार्ज दिया हुआ है और इसमें पूछा हुआ है कि किस एक्सिस पे क्या रहेगा। तो साइकोमेट्रिक चार्ट में तो हमें पता ही है, अगर ये हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट है तो इसमें हमारा यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे हमारा ह्यूमिडिटी होता है, ह्यूमिडिटी होता है, और यहाँ पे क्या होता है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, DVT होता है। ठीक है? ह्यूमिडिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है और यहाँ पे DVT होती है। ठीक है? तो ये हमारा, और अगर हम ऐसे जाएंगे तो ये हमारा परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये वाली लाइन बता दी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऐसी लाइन होती है, वो क्या होती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी बता दी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन बताती है। ठीक है? तो यही हमें पूछा गया है कि एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर एक्सिस। ड्राई बल्ब टेम्परेचर का एक्सिस ए है, एक्स एक्सिस है। इसके वर्टिकल में क्या बता रही है? ह्यूमिडिटी बता रही है। ये कौन सी ह्यूमिडिटी होती है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे देंगे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी ऑप्शन दे देगा और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी ऑप्शन दे देगा। तो ऐसा ही इन्होंने किया हुआ है, स्पेसिफिक और रिलेटिव दोनों दिया हुआ है। तो आंसर क्या है इसका? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस हार्डनिंग से रिलेटेड। तो हमारे पास में बोला गया है किस में टेम्परेचर सबसे कम होता है?
हमें 4 प्रोसेस दी गई हैं, एक कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, नेक्स्ट दिया है साइनाइडिंग, और फिर दिया हुआ है कार्बोनाइट्राइडिंग। तो ये चारों प्रोसेस में सबसे कम टेम्परेचर जो रहता है वो नाइट्राइडिंग का रहता है ना, क्योंकि हाँ ये सभी जो हैं वो सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है। और इन प्रोसेस में क्या किया जाता है, केवल हम जो वर्क पीस रहता है उस वर्क पीस की अपर लेयर में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू या अदर मेथड के थ्रू उसमें कार्बोराइजिंग में कार्बन एटम्स को डिफ्यूज़ कराते हैं, नाइट्राइडिंग में नाइट्रोजन एटम्स को, और फिर साइनाइडिंग में CN को, और फिर एक कार्बोनाइट्राइडिंग। नेक्स्ट है कार्बोनाइट्राइडिंग, उसमें भी मेटल को हम डिफ्यूज़ कराते हैं। तो जब हम इनको डिफ्यूज़ कराते हैं किसी वर्क पीस के ऊपर, तो उस वर्क पीस की स्ट्रेंथ, सरफेस हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ में ज़्यादा चेंज नहीं आता, लेकिन सरफेस हार्डनेस, वियर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसकी सरफेस हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है, जिससे जो वर्क पीस है उसका रविंग कम होता है, वियर कम होता है, टियर कम होता है। इसलिए ये सारी मेथड्स यूज की जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वेल्डिंग प्रोसेस, कॉमनली यूज्ड फॉर फैब्रिकेटिंग टेलर वेल्डेड ब्लैंक्स ऑफ डिसिमिलर थिकनेस फॉर ऑटोमेटिव एप्लीकेशन। जो ऑटोमेटिव एप्लीकेशन है, मीन्स जो हमारे कार्स वगैरह हैं, ट्रक्स वगैरह हैं, है ना, ऑटो वगैरह हैं, ये सभी चीज़ें जो बन रही हैं, ऑटोमोबाइल्स के जो भी एक व्हीकल्स बन रहे हैं, उन व्हीकल्स में अगर हमारे पास में डिसिमिलर थिकनेस के अगर ब्लैंक्स होते हैं, मीन्स एक की थिकनेस ज़्यादा है और एक की थिकनेस कम है, तब अगर हमें इनको वेल्ड करना है तब हम कैसे वेल्ड करेंगे। सपोज़ हमारा चेसिस है, चेसिस में जो भी रहेगा मेटल उसकी थिकनेस ज़्यादा रहेगी, लेकिन जो फ्रेम में जो मेटल रहेगा उसकी थिकनेस कम रहेगी। तो उस सभी के लिए हम जो वेल्डिंग यूज़ करते हैं वो लेज़र वेल्डिंग यूज़ करते हैं। लेज़र वेल्डिंग क्या है, लेज़र वेल्डिंग में हमारे पास में कोई भी डिसिमिलर थिकनेस रहेगा, उसमें हम लेज़र के थ्रू उसको वेल्ड कर देते हैं, उसको हम लेज़र वेल्डिंग बोलते हैं, और ये डिसिमिलर थिकनेस के लिए यूज होता है। जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन को पहले देखते हैं। पहले हमारे पास में ऑप्शन है गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग से हम डिसिमिलर मेटल को जोड़ पाएंगे क्या? हम नहीं जोड़ पाएंगे। फिर है फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग में हमें पार्ट्स को रोटेट करना पड़ेगा, और क्या हम ऑटोमोबाइल्स में चेसिस, इतना बड़ा चेसिस रहेगा, उसको रोटेट कर पाएंगे? फिर उसको जोड़ना है तो दोनों ही रोटेटेबल होना चाहिए। रोटेबल है क्या? नहीं है, तो फ्रिक्शन वेल्डिंग हमारा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में हमें मेटल जो पीसेस हैं वो अगर डिसिमिलर थिकनेस के रहेंगे तो हम डिसिमिलर थिकनेस में तो हम ग्रुप बना ही नहीं पाएंगे, ग्रुप नहीं बना पाएंगे, और फिर उनको फिल नहीं कर पाएंगे। जब फिल नहीं कर पाएंगे तो हमारा क्या होगा, सपोज दैट ये हमारा एक मेटल ये है, एक मेटल पीस ये है, तो अगर हमने ग्रुप बनाया भी तो हमारा एक ग्रुप ऐसा बनेगा। अब हमने यहाँ तक ऐसा फिल किया, फिर ऐसा आ जाएगा हमारे पास में, तो इसकी स्ट्रेंथ आएगी ज़्यादा? नहीं आएगी। तो हम क्या यूज़ करते हैं? लेज़र वेल्डिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है बॉन मिसेस थ्योरी से, जो हमारा यील्ड क्राइटेरिया के यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बॉन मिसेस थ्योरी की बात करते हैं। इन्होंने हमें 2 लाइंस दी हुई हैं और दोनों लाइंस का हमारा यूज़ है। हमें हर एक लाइन को बहुत क्रिटिकली पढ़ना है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में कोई भी लाइन दी हुई है तो वो ऐसे ही नहीं दी हुई है, या तो उसका कुछ ना कुछ मतलब होगा या फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए दी होगी। दोनों के अलावा तीसरा कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो हमें जो हर एक लाइन है उसका मतलब देखना है, हमारे क्वेश्चन से रिलेटेबल है या नहीं है, उसका कुछ यूज है या नहीं है। तो इसमें दिया हुआ है यील्ड स्ट्रेस ऑफ अ मेटल इन यूनिएक्सियल टेंशन इज 200 मेगापास्कल। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है? वॉन मिसेस थ्योरी। वॉन मिसेस थ्योरी, तो वॉन मिसेस थ्योरी क्या बोलती है? वॉन मिसेस थ्योरी का बोलना है, देखो भाई तुम्हें कुछ नहीं करना है, अगर आपको सिग्मा बाय या जो यील्ड स्ट्रेंथ है या जो लोडिंग है जिस पे मटेरियल फेल होगा, वो क्या बोलता है? सिग्मा वाई बराबर में हमारा अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बाय अपॉन इसका क्या करना है? हाफ करना है, तो वो हमारा सिग्मा बाय के बराबर है। ठीक है, ये हमारा क्या है? यील्ड क्राइटेरिया के बारे में बताते हैं हमें। अब अगर हमारे पास में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हमें एक सबसे पहली लाइन दी हुई है यील्ड स्ट्रेस ऑफ अ मेटल इन यूनिएक्सियल टेंशन इज 200 मेगापास्कल। तो 200 मेगापास्कल क्या है? यूनिएक्सियल की कंडीशन में अगर हम मेटल को अगर हम टेंशन लोडिंग दे रहे हैं, वो 200 मेगापास्कल में रप्चर हो जा रहा है,
तो उसका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितना है, 200 मेगा पास्कल है। बराबर में क्या हो जाएगा उसका, अंडर रूट ऑफ हाफ ऑफ यूनिएक्सियल है तो सिग्मा वन अकेला रहेगा, सिग्मा 2 बराबर 0, सिग्मा 3 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी सिग्मा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 और 2 कितना आ जाएगा, सिग्मा 1। मीन्स जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस है वो कितना है, 200 मेगा पास्कल है। ठीक है, क्लियर। अब हमें बोला गया है जो अकॉर्डिंग टू वॉन मिसेस क्राइटेरिया यील्ड स्ट्रेस ऑफ मेटल इन प्योर शियर। अगर हमने मेटल के ऊपर, अभी यूनिएक्सियल था तब तो ये है क्लियर, अगर हमने प्योर शियर फोर्स लगा के रखा हुआ है तब मेटल का यील्ड क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास में प्योर शियर है, कोई भी मेटल है उसके ऊपर अगर हमने प्योर शियर लगा के रखा हुआ है, एटा हुआ है, एटा हुआ है, एटा हुआ है, एटा हुआ है, तो उसका अगर हम मोहर स्ट्रेस हमें सर्कल बना लेना है तो मोहर स्ट्रेस सर्कल के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे कोई स्ट्रेस है सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं है, तो सिग्मा 1 0 पे टाउ फोर्स, यहाँ सिग्मा 1 पे 0 टाउ फोर्स। तो अगर हम शियर का निकालेंगे, प्योर शियर की कंडीशन है मोहर सर्कल, तो हमारा कुछ ऐसा आएगा और सर्कल का जो रेडियस होगा वो टाउ होगा प्योर शियर। तो ए भी टाउ है, ए भी टाउ है, तो सिग्मा 1 बराबर में टाउ हो जाएगा और सिग्मा 2 बराबर में माइनस टाउ हो जाएगा, यही होगा। तो अगर हम इस क्राइटेरिया को यहाँ पे रखें तो इससे निकालें तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 1 टाउ है, माइनस माइनस प्लस हो गया, टाउ का स्क्वायर हो गया, फिर सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 टाउ का स्क्वायर, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 माइनस टाउ का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसको फॉलो करें तो क्या हो जाएगा, हाफ, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 टाउ स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, कितना हो गया हमारे पास में अंडर रूट ऑफ 3 टाउ का स्क्वायर हो गया। ये क्या है, मैक्सिमम शियर का है। मैक्सिमम शियर कितना जा सकता है हमारा, 200 मेगा पास्कल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 200 मेगा पास्कल। तो जो शियर है प्योर शियर की कंडीशन में कितना हो जाएगा शियर, मैक्सिमम शियर फोर्स कितना लग सकता है, टाउ बराबर में 200 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। तो हमें इसी को कैलकुलेट कर लेना है। एक कंप्यूटर एडेड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन से रिलेटेड है। तो सॉलिड जो मॉडल्स हैं वो किससे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, तो सॉलिड मॉडल जो कंस्ट्रक्टेड किए जाते हैं वो हमारे बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन के थ्रू किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरेमिक्स एंड ग्लासेस आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमारी कन्वेंशनल मेथड्स हैं उनके थ्रू जो हमारी मशीनिंग प्रोसेस है उनके बारे में हमें पता है, लेकिन जो अनकन्वेंशनल है जो हमारी अभी लेटेस्ट आ रही हैं टेक्नोलॉजीज़ उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो उनमें जो मेन है वो क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग है, ठीक है, लेज़र मशीनिंग है, ठीक है, वाटर जेट मशीनिंग है, एब्रेसिव जेट मशीनिंग है। ठीक है, तो ये सभी जो मशीनिंग प्रोसेस हैं उनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ लेना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में क्या होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, फिर डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड होता है, उस डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड के अंदर मटेरियल हमारा सबमर्ज रहता है। फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैथोड और एनायन के बीच में डिस्चार्ज होता है और उससे जो मेटल होता है वो क्या होता है, मेटल पहले तो हमारा मेल्ट होता है, फिर मेल्ट होकर के डिफ्यूज़ हो जाता है ना, वेपराइज हो जाता है, और फिर हमारा ये जो प्रोसेस चलता रहता है और इसको हम ईडीएम कहते हैं। तो हमारे पास में जो मेटल दिए हुए हैं या जो मटेरियल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, सिरेमिक्स एंड ग्लास। अगर हम सिरेमिक्स और ग्लास की बात करें तो ईडीएम किस में किया जाएगा, जिसमें कैथोड और एनोड बन सके। ठीक है, कैथोड और एनोड बन सके। तो सिरेमिक और ग्लास में ये तो कैथोड और एनोड बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। तो ईडीएम तो रूल आउट हो गई। ईडीएम केवल उन्हीं के लिए काम करेगा जिनमें कैथोड और एनायन का हम यूज कर सकें। ठीक है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ये हो सकता है क्योंकि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं चाहिए हमें। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। अब इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में भी कैथोड और एनोड ही होता है, लेकिन उसमें केमिकली हम उस प्रोसेस को करते हैं। इसमें डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड होता है, उसमें डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड नहीं होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं हम। ठीक है, फिर ट्रांसफर्ड आर्क प्लाज्मा मेथड, इसमें भी ट्रांसफर्ड आर्क प्लाज्मा मेथड। अब आर्क प्लाज्मा मेथड में भी हम मेटल में ही यूज की जाती है ट्रांसफर्ड आर्क प्लाज्मा। तो इसमें भी हम इसका यूज कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे हम, है ना। तो ट्रांसफर्ड आर्क प्लाज्मा मेथड हो गई, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड हो गई। अब अल्ट्रासोनिक मेथड के थ्रू हम इनकी मशीनिंग कर सकते हैं। तो हमें हर एक की लिमिटेशन पता होना चाहिए, तभी जा कर के हम उस
मेटल्स के बारे में, ये तो हमारा जजमेंट वाला क्वेश्चन है कि इसमें होगा कि नहीं होगा। अब हम हर मेटल्स के बारे में, हर आइटम्स के बारे में तो हमें नहीं पता रहेगा कि इसमें करते हैं या नहीं करते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें जजमेंट करना होता है, तो हम जजमेंट आसानी से कर पाएंगे। एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, और ये हमारा गैस से रिलेटेड है, और हमें बताना है कि जो बोल्ट्स और नट है वो किस फिट में आता है, ट्रांजिशन फिट है या लूज फिट है या इंटरफेरेंस फिट है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है क्वेश्चन है उसके लिए हम बात करते हैं। हमें दिया हुआ है होल का साइज़ और शाफ्ट का साइज़। ठीक है, जो हमारे होल है, होल का साइज़ दिया हुआ है 30, 0.00 0.030 और 0.00। जो शाफ्ट है, शाफ्ट का साइज़ दिया हुआ है 30 प्लस 0.020 माइनस 0.020। ठीक है, तो होल और शाफ्ट का खेल है। होल और शाफ्ट का खेल तो सबको पता है। तो होल और शाफ्ट के खेल में हमें ये देखो, होल का साइज़ दिया हुआ है और शाफ्ट का साइज़ दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि जो शाफ्ट है वो होल के अंदर फिट होगी कि नहीं होगी, और फिट होगी तो वो कैसी फिट होगी, एकदम इंटरफेरेंस फिट में होगी, ट्रांजिशन फिट में होगी, लूज फिट होगी, टाइट फिट होगी, कैसी फिट होगी। तो वो हमें फिटिंग चेक करना है। तो फिटिंग कैसे चेक करेंगे, अगर हमारे पास में होल है तो सपोज दैट ए होल है 30 का। ठीक है, अब हमें जो टॉलरेंस दिया हुआ है, टॉलरेंस लिमिट पे हम आते हैं। अब हम अगर हम इस लिमिट को, इसको देखें इसके हिसाब से तो दोनों ठीक है, दोनों फिट हो जाएंगे, लेकिन नहीं, हमें क्या देखना है, लिमिट्स भी देखना है भाई। लिमिट्स पे आते हैं, तो ये हमारा 30 का लिमिट्स है। ठीक है, अब होल बोला है प्लस 0.030। होल का साइज़ थोड़ा और बड़ा होगा, ये तो 30 है, 30 प्लस 0 से लेकर के 30 यहाँ तक जाएगा, ये इसका बोलना है 0.03 मीन्स यहाँ पर जाकर के जो होल है उस होल का साइज़ थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। या तो तुम्हारा होल इतना ही सा रहेगा या होल थोड़ा बड़ा मिलेगा, 30.03। ठीक है, एक इसकी होल की बात हो गई। अब शाफ्ट, जो शाफ्ट इसके अंदर जानी है, उस शाफ्ट का क्या है, 30 डायमेंशन है, तो शाफ्ट तो तुम्हारी 30 की ही है। ठीक है भाई, शाफ्ट हमारी 30 की है, इसको ऐसे नहीं करते हैं ना, गड़बड़ हो जाएगा। ये हमारी शाफ्ट है जो 30 की है। अब शाफ्ट में अभी टॉलरेंस दिया हुआ है, शाफ्ट में क्या टॉलरेंस दिया हुआ है, शाफ्ट के टॉलरेंस के बेसिस पे प्लस 0.20 रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा शाफ्ट का साइज 30.020। ठीक है, और माइनस में 0.20 तो यहाँ पे आ जाएगा, ए वाला रीजन हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 29.98 हो जाएगा। तो शाफ्ट का वेरिएशन 29.98 से 30.02 तक है, और जो होल का वेरिएशन है वो 30.00 से 30.03 तक है। तो ए वाला रीजन जो है 03 वाला, और यहाँ पर ए वाला रीजन जो है ये 03 है यहाँ पे, तो यहाँ पे रीजन जो है ना बीच में, ए वाला रीजन जो है ना वो क्लैश कर रहा है। तो अब इस वाले रीजन में अगर सपोज दैट इस साइज़ का हमारा होल हुआ और इस साइज़ का शाफ्ट हुआ, तो अंदर जाना ही नहीं है, शाफ्ट होल के अंदर जाएगा ही नहीं, है ना। तो क्या होगा, वो हमारी जो फिट है, इस फिट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन फिट। अगर हर कंडीशन में हमारा शाफ्ट होल के अंदर बहुत आसानी से चला जाएगा, उसको हम लूज फिट बोलते हैं। टाइट फिट तब बोलते हैं जब हमारा जो शाफ्ट है वो हर कंडीशन में होल के अंदर जाएगा ही नहीं, तो उसको हम टाइट फिट बोलते हैं। और नेक्स्ट आता है इंटरफेरेंस फिट, जब हमारा हर कंडीशन में जो होल है और शाफ्ट है वो बीच में आ जाएगा। तो अभी हमारा जो फिट है वो है हमारा ट्रांजिशन फिट, इसमें हमारा होल और शाफ्ट मैच भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजिड सर्कुलर डिस्क को लेकर के, और ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा आते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, या प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से पूछे गए हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड। मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन जैसे सिरेमिक और ग्लास का था, वो तो आपको मतलब हर बार अलग अलग पूछा जाएगा। कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग कौन सी मेथड यूज कर रही है, वो क्या है, वो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे गए होंगे, इस बार पूछे गए। तो थ्योरेटिकल के तो चांसेस नहीं होते, लेकिन जो हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब सपोज दैट ये हमारी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, सर्कुलर डिस्क है, ए ओमेगा से रोटेट कर रही है, ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट ए है,
हमें बोला हुआ है ये रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, रोल विदाउट स्लिपिंग। अब हमें बताया गया यहाँ पे ओ पॉइंट है, तो हमसे पूछा गया है ए पॉइंट पे वेलोसिटी और ओ पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, अगर विदाउट स्लिप है तो 0 हो गई वेलोसिटी, क्लियर। ओ पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आर है, ठीक है, रेडियस, तो अगर यहाँ पे 0 है तो ऐसे रोटेट करिए इस इंस्टेंट पे, तो ओ की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आर इंटू ओमेगा। अब इन्होंने इतना तो मैंने निकाल दिया, लेकिन अब इन्होंने एक और खेल कर दिया। क्या कर दिया, इन्होंने वेक्टर लगा दिया है। इन्होंने क्या लगा दी, वेक्टर लगा दिए। ये हमारा आई वेक्टर है, ये हमारा जे वेक्टर है। अब बताओ वेलोसिटी होगी कितनी, यहाँ पे ओ है, ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी, 0 है, तो 0 आई कैप 0 जे कैप, कोई मतलब नहीं। अब पॉइंट ओ पर, ए पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तो 0 है। अगर ओ पॉइंट की बात करें तो ओ पॉइंट में क्या होगा, यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस सेंटर हो गया, और जहाँ पे इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है उसी को हम सेंटर बना करके उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी डायरेक्शन निकालेंगे तो एकदम हॉरिजॉन्टल आएगी। एकदम हॉरिजॉन्टल मीन्स आई कैप है, जे कैप तो कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, आर ओमेगा आई कैप, बस ये हमारा आंसर हो गया। अगर जो ओमेगा है वो डायरेक्शन अगर रिवर्स कर देते, इसकी ऐसे कर देते, तो क्या हो जाता, यहाँ पे इस डायरेक्शन हो जाता। तो हमारा अभी आई कैप इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है और जे कैप इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या हो जाता, माइनस आर ओमेगा आई कैप हो जाता। बस इतना थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। ये क्वेश्चन को घुमाने के लिए ऐसा भी डायरेक्शन कर सकता है, अगर ऐसा कर देगा तो ये कर देगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आर रेडियस है इसलिए ऐसा हो गया, अभी यहाँ पे ओ का पूछा है, अब यहाँ पे बी का भी पूछ सकता है, तो इसलिए बी प्रिपेयर। थोड़ा बहुत डिफरेंस करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। एक और क्वेश्चन दिया हुआ ट्रस्ट से रिलेटेड है। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है वो सॉल्व कर लेगा इसको, और अगर आपको ये नहीं बन रहा है तो मतलब आपकी पढ़ाई कम चल रही है। यहाँ पे हमने फोर्स F लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ पर रोलर जो रोलर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक 90 डिग्री पे हमारा बी पॉइंट है, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी डायमेंशंस देके रखी हैं, 1 मीटर 2 मीटर 50 मीटर। यहाँ पे फोर्स F दिया हुआ है 1000 न्यूटन, है ना। अब अगर हम ऐसे जाएंगे और हमसे पूछा गया है अमंग द ऑप्शंस विच ऑप्शन हैज़ ट्रस्ट 0 फोर्स, ए पॉइंट सी है, ए पॉइंट डी है, ए पॉइंट बी है, ए पॉइंट ए है, और जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है बी डी, बी ए, बी सी और ए डी। अब यहाँ पे हमें इनका डायमेंशन दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, तो ये सारे एंगल देख करके, ये सारी चीज़ें देख करके तुम्हें कंफ्यूज किया गया। यहाँ पे जो डाटा है वो सुपरफिशियस डाटा है, उस डाटा की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा डाटा दे दिया है। अब जब आपको पूछा गया है किस मेंबर पे 0 फोर्स रहेगा, अगर यहाँ पर F फोर्स है तो हर मेंबर पे कुछ ना कुछ फोर्स आएगा, क्लियर। अगर हम इस पॉइंट की बात करें और इस पॉइंट पे हम सिग्मा F करें, सिग्मा F हॉरिजॉन्टल बराबर 0, सिग्मा F वर्टिकल बराबर में 0 करें, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट B पर, पॉइंट B की बात करें तो यहाँ पे ऐसा फोर्स है, यहाँ पे ऐसा है, इसमें इसकी वजह से इस पॉइंट की बात करें तो इस पर कुछ फोर्स आएगा, इस पर कुछ फोर्स आएगा, है ना। जब साइन रूल लगाएंगे हम तो 3 फोर्स अगर हमारे लग रहे हैं तो हम तीनों फोर्स में हम इसमें भी कुछ फोर्स आएगा, इसको हम F A मान लेते हैं, F A B मान लेते हैं, इसको हम F A D मान लेते हैं, ठीक है। जितना अब हम पॉइंट B की बात करें तो पॉइंट B पे क्या हो रहा है, यहाँ पे F A B लग रहा है, यहाँ पे F B C लग रहा है। अब इस पॉइंट पे बात करें, ये क्या है 90 डिग्री पे है, तो इसमें एंगल कितना हो रहा है 90 डिग्री बन रहा है, इसमें एंगल कितना हो रहा है 90 डिग्री बन रहा है। इसकी तो कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसकी वैल्यू है कुछ नहीं पता हमें, F B D की वैल्यू हमें नहीं पता। तो अगर हम साइन रूल भी निकालेंगे, जब भी ऐसा होता है तो ए वाला फोर्स आपस में बराबर होना चाहिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हो गए, ए वाला फोर्स अकेला रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ए वाला क्या है, सुपरफिशियस ट्रस्ट का मेंबर है और इसमें फोर्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये कौन सा आंसर हो गया, बी डी। और अगर हमें ऐसे भी डाउट लग रहा है तो हम साइन फोर्स का साइन रूल निकाल देंगे, साइन थीटा साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी। तो जो भी हमारा फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट वाला एंगल, एफ ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा, 90 डिग्री। तो एफ ए बी के
साइन 90 डिग्री। एफ बी सी के अपोजिट में, एफ बी सी के अपोजिट में कितना हो गया, साइन 90 डिग्री। और एफ बी डी के अपोजिट में साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री का मतलब जीरो, साइन जीरो। तो एफ वी डी बराबर में क्या हो जाएगा, एफ वी डी बराबर निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा। एफ बी डी बराबर में जीरो हो गया, बस यही आंसर हो गया। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन है। एक मेटेलिक स्क्वायर प्लेट है जिसको हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स पी लगा के रखा हुआ है। चूज द करेक्ट मोहर सर्कल। ठीक है, अब सपोज दैट हमारा ये लेवल है, ठीक है, और हमारा ये पॉइंट है, ये वाटर है, ठीक है। अब इस हाइड्रोस्टैटिक वाटर में हमने कहीं पे एक पॉइंट पी ले लिया, इसकी डेप्थ मान लिया h है। तो इस h पे जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो फोर्स बराबर में कितना हो जाएगा, रो जी एच प्रेशर लगेगा। जो एरिया होगा पॉइंट का या जो भी रहेगा, हमारा मान लिया स्ट्रेस जो लगेगा या फोर्स जो लगेगा, स्ट्रेस की बात कर लेते तो वो रो जी एच लगेगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या बोलता है, हर डायरेक्शन में फोर्स क्या लगेगा, सेम लगेगा। तो इस पॉइंट की बात करें तो इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, अगर हम यहाँ पे अगर इसका वो बनाएंगे एलिमेंट्स का, अगर हम फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो इस पर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स रो जी एच, इसको हम पी मान दे रहे हैं, पी मान ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फोर्स पी लग रहा है। अब अगर हम मोहर सर्कल की बात करें, मोहर सर्कल बनाएंगे हम, 2 डायमेंशनल स्ट्रेस है या 1 डायमेंशनल स्ट्रेस है, ये 2 डायमेंशनल फोर्स लग रहा है। तो 2 डायमेंशनल के लिए हमने मोहर सर्कल बना लिया, क्लियर। फोर्स पी पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव में पहला ए वाली एक्स एक्सिस में, तो माइनस पी हो गया। ठीक है, अब बाई एक्सिस में क्या फोर्स लग रहा है, उसमें भी माइनस पी लग रहा है, तो सिग्मा 2 भी माइनस पी होगा। तो इसका मोहर सर्कल क्या बनेगा, कोई सर्कल क्या बनेगा, मोहर सर्कल क्या बनेगा, मोहर सर्कल एक पॉइंट पी ही होगा जिसका रेडियस 0 होगा और जो एक्स एक्सिस में माइनस पी पर लोकेटेड होगा। ठीक है, तो हमारे पास में 4 ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शन में हमारा जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, एक है बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास से रिलेटेड। अगर हमारे पास में रोटेटिंग मास भी है और रेसिप्रोकेटिंग मास भी है, तो हमने बैलेंसिंग के क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। तो अगर हमारे पास में दोनों ही रहते हैं, रोटेटिंग मास भी होता है एंड रेसिप्रोकेटिंग मास भी होता है, तो उस कंडीशन में जो हम बैलेंसिंग करेंगे तो हमें 2 प्लेन्स चाहिए होंगे और दोनों प्लेन्स में हमें एक मास लगाना पड़ेगा, तभी हमारे जो अनबैलेंस्ड रोटेटिंग पार्ट है और अनबैलेंस्ड रेसिप्रोकेटिंग पार्ट है उनको हम बैलेंस कर पाएंगे। और इस कंडीशन में हमारा फोर्स भी बैलेंस होगा और कपल्ड भी बैलेंस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलिकल स्पर गियर से रिलेटेड। हेलिकल स्पर गियर में कौन सा बियरिंग लगाएंगे नहीं लगाएंगे, तो ये तो मतलब ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा वो है नहीं। तो अगर हमारा हेलिकल गियर लगा हुआ है ना, तो हेलिकल गियर का मतलब क्या है, स्पर गियर में क्या होंगे, टीथ स्ट्रेट लाइन होंगे। हेलिकल गियर में क्या होंगे, हेलिकल गियर में हमारे जो टीथ रहते हैं वो ऐसे रहते हैं। अब जो गियर टूथ मैश करेगा इसके साथ में, उस वो क्या लगेगा, जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा इसके ऊपर। जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो इसके 2 कंपोनेंट निकल करके आएंगे, एक तो हमारा ए वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो शाफ्ट होगी उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब एक्सियल फोर्स भी लगेगा, और वर्टिकल मीन्स जो हमारा नॉर्मल फोर्स लगता है वो लगेगा। तो जब हमारे दोनों फोर्स लगेंगे तो उस कंडीशन में हमें बियरिंग, फॉलोइंग बियरिंग कैन नॉट बी यूज, कौन सी बियरिंग यूज नहीं की जा सकती है। तो इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो हमारा रेडियल लोड लग ही रहा है और एक्सियल भी आ रहा है, रेडियल भी आ रहा है और एक्सियल भी आ रहा है। अब ऐसी कौन सी बियरिंग है जो रेडियल और एक्सियल के लिए डिजाइन नहीं होती है, जहाँ पे दोनों ही फोर्स नहीं लगते हैं, दोनों फोर्स अगर लगते हैं तो उस बियरिंग का यूज नहीं कर सकते। पहला है एंगुलर कॉन्टैक्ट, अगर एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग रहेगा तो वो बियर कर जाएगा। डबल रो बाल बियरिंग रहेगा वो भी बियर कर जाएगा। स्ट्रेट रोलर बियरिंग रहेगा, स्ट्रेट रोलर बियरिंग क्या है, केवल रेडियल फोर्स ले पाएगा, एक्सियल फोर्स नहीं ले पाएगा। वहाँ की एक टेपर्ड रोलर बियरिंग है, वो दोनों फोर्स को कैटर कर लेगा, रेडियल को भी एंड एक्सियल लोड को भी। तो इसके लिए भी हमारे पास में जो ऑप्शन रहेगा वो स्ट्रेट रोलर बियरिंग रहेगा, या हमारे पास सिंगल ग्रुप बाल बियरिंग होता वो भी हमारा ऑप्शन हो जाता। ठीक है, अब मिलते हैं एक और नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे।